ये आज क्लास कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 1। ये आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सीटेट में एसएसटी यहाँ से पूछे जाते हैं। जिनका सीटेट में पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए ये खास करके है। साइंस वाले नहीं देखेंगे, पेपर 1 वाले को भी नहीं देखना है। उन लोग के लिए अगर बोलिएगा तो अच्छा सा वीडियो उन लोग के लिए नोट लाएंगे, पेपर 1 में ईवीएस का और सेकेंड के लिए साइंस के लिए। चलिए अभी ये पढ़ लेते हैं। ऐसे ये जीएस में, जीएस अगर किसी का है जैसे टीआरई, बीपीएससी टीआरई के लिए, सबके लिए ये जीएस में आ जाता है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक चीज, जैसे कभी कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको अपने माइंड में पहले उसका मैप बना लीजिए जो हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये हिस्ट्री यानी अतीत के बारे में बताता है, तो हम दिमाग में पहले सेट कर लेंगे हमको अतीत के बारे में इसके हर पॉइंट इसका चर्चा करना। जैसे क्या, तो पहले यूज क्या होता होगा, कब, समय का बात कर रहा है, वेयर यानी कहाँ, कहाँ यूज और कैसे यूज होता हो। पहले यानी अतीत में क्या यूज होता होगा, पहले के लोग क्या यूज करते होंगे, कब कब यूज करते, कब यूज किए होंगे, कहाँ यूज करते थे, कैसे, ये इसी के बारे में, इसका बारे में ये दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे। एक सेट लाएंगे क्वेश्चन का। रसीदा ये लड़की का नाम है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक सवाल जैसे है, जैसे रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी, अचानक उनकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले था। 100 साल पहले वो पड़ी तो वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब मान लीजिए आज से 100 साल पहले वर्ष क्या हुआ था, तो आप कैसे जानिएगा। कहीं या तो लिखा हुआ दिखाई देगा, या तो किसी जैसे दादा या कोई सुने होंगे उससे उसी तरह से याद होगा, या न्यूज पे कहीं देखे होंगे, मतलब किसी न किसी स्रोत से आप जानते होंगे। आप तो नहीं ऐसे जान जाइएगा। तो इसी के बारे में कैसे पता लगे। अब देखिए कैसे का मतलब कैसे हो गया, कहाँ कैसे, अब कैसे पता लगाए, तो इसी के बारे में। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, मान लीजिए पास्ट में क्या हुआ था, रेडियो से सुन सकते हैं, तुम रेडियो से सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये सीटेट में एक पॉइंट आया था यहाँ, अ, कथन कारण में ये क्वेश्चन आया था, तो इसे आप देख सकते हैं। टेलीविजन देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए भी पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो यानी याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। चलिए अतीत के बारे में पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आकेटों यानी आकेट किसको बोला जाता है, शिकारियों को, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों यानी पशु जो पशु पालते थे, किसी किसान को कृषक कहा जाता है, जो शासक करते थे, जो ये नहीं खरीद बिक्री का काम करते थे उसे व्यापारी कहते थे, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। अब अभी भी खेल खेल रहे हैं, आजकल तो मोबाइल का समय है, तो उस समय खेल कौन सा खेलते थे। पहले तो मोबाइल नहीं था, कौन सी कहानियां सुना सकते थे, करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। चलिए सब के बारे में या देखिए यहाँ पता आपको लग गया। जैसे अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, तो ये कैसे के बारे में, कैसे क्या जानना है वो पता लग गया। क्या जानना है, कब और कहाँ, तो कब का बात देखिए, जैसे लोग कहाँ रहते थे। अब कहाँ का बात कर रहे हैं, मानचित्र 1 में देखिए यानी पेज 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब यहाँ नीचे जाएंगे तो वो मानचित्र में यहाँ देखिए, मानचित्र 1 का बात कर रहा है। अब नर्मदा नदी यहाँ देखिए, नर्मदा नदी आपको आ जाएगा यहाँ पे एमपी में। यहाँ नर्मदा नदी का पता लगाए, यहाँ जाएंगे तो पता लगाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। अब मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। नर्मदा नदी के तट पे बहुत साल पहले से आदमी रहते। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग यानी मानव, ये क्या कहते हैं,
आदि मानव को आरंभिक लोग भी कहा जाता है। कुछ लोग संग्राहक थे जो आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवर का आकेट यानी जानवर का शिकार भी किया करते थे। ठीक, जानवर का शिकार किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। चलिए हम पहले मानचित्र को देख लेते हैं। ये मानचित्र एक है, पहले ये पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ 8,000 वर्ष पहले पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलें का उपजाना आरंभ किया था। यहाँ देखिए सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन है कितने वर्ष पहले, तो 8,000 वर्ष पहले। किन्होंने, तो स्त्री पुरुष, कॉमन बात है, स्त्री पुरुष ही करेगा। 8 वर्ष अगर पूछेगा तो 8,000, पहाड़ी का नाम पूछेगा दिशा ऐसे पूछ देगा। उत्तर पश्चिम सुलेमान, किरथर की पहाड़ी पर सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले क्या चीज का उपजाया था, गेहूं और जौ जैसे फसलें उपजाए गए थे। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। अब यहाँ चलिए उत्तर पहाड़ी के, अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल सबसे पहले उपजाया गया था। कहाँ, गारो का पहाड़ी का बात अगर देखिए, गारो, गौ से गारो यानी गोरा, गौ से और वो उजला, चावल, इसे सेट कर लीजिए। गारो की पहाड़ी पे चावल उपजाया गया था, यानी मध्य विद्या, भारत के विंध्या पहाड़ी पे, जहाँ कृषि कैसा। अब चलिए यहाँ क्या कर रहा है, उत्तर पश्चिम। चलिए उत्तर पश्चिम चलते हैं। तो उत्तर ऊपर हो गया, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यहाँ पश्चिम इधर हो गया, तो उत्तर पश्चिम यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र, गारो, यहाँ देखिए सुलेमान की तरफ, उत्तर पश्चिम इधर हो गया, या इधर हो गया आपको। यहाँ देखिएगा उत्तर पूरब हो जाता है, इधर पूरब हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है। चलिए इधर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, नीचे आपका दक्षिण हो जाता है। तो यहाँ देखिए सुलेमान किरथर, यहाँ सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के 5 जैसे सहायक नदी है, एक झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज और व्यास नदी। ये नदी में आएंगे तो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको क्या को मिल गया। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहले रेडियो का पता लगाते, रेडियो से ही सबका पता लगाते थे, ये कथन में आपको आएगा सीटेट के लिए खास करके। और यहाँ देखिए आरंभिक मानव सबसे पहले संग्रह कुशल, यहाँ देखिए उत्तर कहारी में सुलेमान किरथर की पहाड़ी का पता लगा। किरथर की पहाड़ी पे सबसे पहले कितना वर्ष पहले, वर्ष अगर पहले आ जाएगा तो आपको 8,000 वर्ष पहले क्या चीज का, तो गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ था सबसे पहले यहाँ। पालतू जानवर क्या बनाए थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किए थे। अब उत्तर पूर्व में आइए, उत्तर पूर्व ऊपर आएंगे और पूरब इधर इसके बीच में आएंगे जो कि गारो की पहाड़ी। यहाँ सबसे गारो की पहाड़ी पे यहाँ सबसे पहले चावल का उपजा हुआ था, जहाँ कृषि का विकास हुआ था, यहाँ चावल सबसे पहले उपजा गया था। कहाँ, विंध्या की पहाड़ी को। चलिए यहाँ तक आ गया। और पढ़ेंगे तो ये मैप को अच्छे से समझेंगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। सहायक नदी के बारे में देखिए हम बता दिए हैं। सहायक नदी सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है, सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, व्यास नदी। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, 5 सहायक नदी है। पता लगाओ। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो, सहायक नदी अब देखिए किसे कहते हैं। अब मान लीजिए ये बड़ी नदी है, उसे जो छोटी छोटी नदी तो मिल जाती है उसको सहायक नदी कहते हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। अब 4,700 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले ये आरंभिक नगर यानी स्टार्ट हुआ था। तो आप अगर पूछेगा तो कौन नदी, तो यहाँ क्या कहते हैं, कौन नदी का बात हो रहा है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के निकट 4,700 वर्ष पहले आरंभिक मानव का यहाँ फले फूले थे, मतलब रहना स्टार्ट हुए थे। गंगा, यही देखिए, यही बात करते करते यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ सिंधु सभ्यता यहीं स्टार्ट होता है, सब कुछ यहीं से पढ़ेंगे। तो इसीलिए सबको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। पहले वाला चैप्टर सेकेंड वाला चैप्टर से मिलेगा, थर्ड वाला चैप्टर से, ऐसे करते करते ये लास्ट जाएगा। इसको हम पूरा खत्म करेंगे, जैसे हिस्ट्री क्लास 6 से लेके 8 तक करेंगे। बाद में जरूरी पड़ेगा तो 9 10 का भी करेंगे। आप लोग अगर कहिएगा तो कमेंट में बोलिएगा, जो क्लास का करना होगा सबका करेंगे। पहले ये सीरीज में चलेगा आप लोग का। चलिए, क्या है कि हिस्ट्री सीरीज में पढ़ना सही रहता है। 4,700 वर्ष पर भी इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदी
के किनारे तथा समुद्र तटीवर्ती इलाके में नगरों का विकास अगर बोला जाए तो नगर 2500 वर्ष पहले। अब इतना पहले तो स्टार्टिंग हुआ था, आदमी रहना शुरू किया था, लेकिन सब कुछ संभलते संभलते 2500 वर्ष यानी घटेगा 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलिए सोन का पता लगाते हैं। तो सोन आपको देखिए, गंगा नदी तो यहाँ आ गया। अब गंगा नदी तथा सोन नदी का पता लगाओ। सोन देखिए कहाँ चल जाएगा, कहाँ कहाँ, सोन सोन नदी यहाँ आ गया। सोन नदी का पता लगाओ। चलिए सोन नदी का पता लगा लिए, कहाँ है, गंगा के दक्षिण में। अब गंगा के दक्षिण में यहाँ गंगा आ गए, तो गंगा के दक्षिण कहाँ होगा, नीचे आएगा, तो गंगा के दक्षिण में सोन नदी। चलिए वही बात कर रहा है, गंगा के दक्षिण में पता लगाओ। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल यानी मगध का निर्माण हुआ था। यानी मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किए थे। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे ही राज्य की स्थापना की गई थी। अब ये बिहार का बात कर रहा है। अब गंगा नदी यहाँ देखिए इधर से इधर उतर आए थे। यहाँ एक मगध का स्थापना हुआ था, जो कि बहुत ये शासक इसका जो स्थापना की तो उसके इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। चलिए, लोग ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा के लिए असंभव नहीं थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाएं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। इन लोग का देखिए अभी भी जरूरी होता है आप लोग का, अपना लोग को तो कहीं भी काम के तलाश में जाते, इन लोग भी पहले काम के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। या मान लीजिए जहाँ रह रहे वहाँ, यहाँ जहाँ रह रहे वहाँ मान लीजिए फल उल खाना उना खत्म हो गया, तो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, तो अब ये दूसरे स्थान इसका ये लोग खोजेगा, तो वही दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इस लोग का जो सेना था जैसे, तो कभी कभी दूसरे क्षेत्र पर भी ये लोग सेना इसके विजय हासिल करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए जाती, मतलब काम के सिलसिले में ये लोग भी एक दूसरे जगह जाते रहते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफी काफिले में तो काफी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोग को शिक्षा और सलाह देते थे। अब धार्मिक गुरु जो इसमें होता था उन लोग को शिक्षा और सलाह देते थे। एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे लोग। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुक भी यात्रा किया करता। अब कितना लोग को, अब आप ही मान लीजिए कहीं नया जगह जाएगा तो अलग एनर्जी रहता है, वही बात रहता था। नया जगह जाने का इन लोग को भी एक एनर्जी अलग रहता था। इस सभी यात्रियों से लोग एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, मान लीजिए अभी के समय में एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोग के इन आवागमन गमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तकनीक के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाए। देश देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है। इसको क्यों देख लीजिए, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली, अब 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व से यूनानी ने आया था। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह ने किया जाता था।
इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृतिक ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए इसको पहले समझिए। तारपत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि क्या था? यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तारपत्र पत्तों काटकर उनको अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज के पेड़ के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ तुम देख सकते हो। ये देखिए, ये लोग को ये होता था, इस पे हाथ से लिखा जाता था और इसमें एक छेदा करके इसको ऐसे पिनअप कर दिया जाता था। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अब पहले जो भी पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी, मान लीजिए जो ये कंप्यूटराइज है, अभी आप हाथ से अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको पांडुलिपि पहले कहा जाता था। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू मेन्यूस्क्रिप्ट, इंग्लिश में इसको मेन्यूस्क्रिप्ट या मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से मेनू का अर्थ जिसका होता है, मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। ये क्वेश्चन अगर आज मेन्यू का अर्थ हाथ से लिखा हुआ निकला। ये पांडुलिपि प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। चलिए ये देखिए, आपको पांडुलिपि हो गया, ये जिसका भाषा है वो समझे। इतने वर्ष में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियों आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियों मंदिर और विहार में प्राप्त होती है। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, पांडुलिपि अक्सर आपको कौन कौन भाषा में मिलते हैं? तो एक देखिए, संस्कृत में भी मिलेंगे, प्राकृतिक और तमिल तीनों में मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेश के इस तरह उत्कृष्ट करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा, ये देखिए इसका चर्चा कर रहा है, इस पे भी लेकर, ताकि कोई इसका काम देख सके। जैसे अभी नेता सबका काम देखिए, कोई रोड बनाएगा तो वहां अपना पोस्टर लगा देता है, वही बात है। अभिलेख भी मिलते थे जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य विवरण, जो भी काम करते थे उसका विवरण इस पे देते थे, करवाए थे। उदाहरण के लिए पराया शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखा जाता था। यानी कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश के उत्कृष्ट करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अध्याय 8 में देखिए, इसके बारे में आप पढ़िएगा, अशोक के बारे में सब कुछ उसका डिटेल्स दिया है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षर अथवा संकेत से मिली होती है। जब हम किसी कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और तथा अराइमेक नामक दो विभिन्न लिपियों भाषाओं में है। इसका को करने का, इसके अतिरिक्त कई वस्तुओं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखिए, अब पुराना वस्तु को अगर उपयोग करने वाला आदमी जैसे, उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद यानी पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है। देखिए ये क्वेश्चन आ जाएगा, अगर पूछ देगा पुरातत्वविद तो ये चित्र अध्ययन, मूर्ति, ईंट पत्थर पे जो लिखा हुआ उसको पुरातत्वविद कह सकते हैं। वे औजार, हथियारों, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। यहाँ देखिए ये मिट्टी का बना हुआ है, ये धातु का बना हुआ है, उसी सब का वो लोग खोज करते रहता है।
ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाला होता है। पुरातत्वविद यानी जो इस सब का खोज करते जानवर, चिड़िया तथा मछली की हड्डी भी ढूंढते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना, कहीं कहीं पूछ देता है। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते हैं? पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियां के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। पांडुलिपि समझ गए, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी हुई होती है। पुरातत्वविद जो मान लीजिए ईटा पत्थर पर का वो सबका जानवर का अवशेष पुराने वाला जो खोज करता था उसको पुरातत्वविद कहते हैं। अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होने से अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ स्रोत मिल जाए, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, पुराना कुछ मिल गया, उसके माध्यम से अगर आप पढ़िएगा तो वो अच्छा लगेगा, रोचक लगता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करता है। अतीत एक या अनेक? अब अतीत एक है या अनेक? क्या तुम इस पुस्तकों को शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तत्व की ओर इस तत्व की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोग के लिए इस अतीत के अलावा अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालन पालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारी और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप पर अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करते तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके लिए बस ये कह रहा है, मान लीजिए सबको डिफाइंड किया है कौन क्या करता है। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, इस तरह के काम पहले भी सेम थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उस शासक तथा उसके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक, देखिए जबकि शिकारी तो जान रहे, मछुआरे जो मछली संग्राहक जो हर कुछ जमा करते हैं, कृषक किसान अथवा पशु जो पशु आम आदमी प्रायः अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की भी सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलता था, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब तिथि यानी डेट का मतलब पहले क्या होता था? तिथि। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में तुमसे पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या यानी इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीहा के जन्म यानी ईसाई मसीहा के जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़िएगा। ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करते हैं। अब इतिहास और तिथियां, अब इतिहास और तिथियां यहाँ से देखिए, इसमें से क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, सेम है। इसी को बिफोर यानी इंग्लिश में इसको बीसी बोला जाता है, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है और हिंदी में ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले
एडी हिंदी में लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसीई की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्राय कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्द का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। फिर स्क्रीन पर आप इसको देखिए। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा। आप देखिए बीसी का मतलब जानना है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। यहाँ से क्वेश्चन, इसमें से इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें से पढ़ना है। अब अन्यत्र इसमें से देखिए, जबकि हमने पहले पढ़ा अभिलेख कठोर, ये देखिए पढ़ लीजिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, उपयोगी शब्द जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, ये सब उपयोगी शब्द रहे। सीटेट का अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको हर चीज का जानकारी रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ कुछ तिथियां। अब कृषि का आरंभ कब हुआ था? कृषि का आरंभ 800 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष। गंगा नदी में 2500 वर्ष में लगभग 2000 वर्ष ये आया था। चलिए यहाँ से आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। मिलान करना आप लोग का काम है। यहाँ देखिए और ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तक अब पढ़ा दिए, यानी चैप्टर 1 खत्म हो गया। इसमें जो क्वेश्चन था अच्छा था। थैंक्स फॉर वीडियो देखने के लिए। और इसमें अच्छे से इसको पूरा वीडियो देखिएगा खत्म करके। यहाँ लास्ट में देखिए 2-3 इसमें से 4-5 क्वेश्चन है, यहाँ मेन करके यहाँ से क्वेश्चन आता है सीटेट में। चलिए और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसका चैप्टर नंबर 2। इसी में इसका चैप्टर नंबर 2 आएंगे हिस्ट्री का लेके। तब तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।